नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। दोस्तों, इस कार्यक्रम में हम आपको बहुत विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, ले जाते हैं सैर पर भी, देते हैं फिटनेस के मंत्र भी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के कार्यक्रम की। आज की बात में हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने वाले हैं। सबसे पहला विषय है विश्व स्वास्थ्य दिवस। हमारे साथ होंगी डॉक्टर वर्षा राय जी। साथ ही में आज हम सौर ऊर्जा संरक्षण पर भी बात करेंगे और आपको मिलवाएंगे एक्सपर्ट से। हमारे साथ होंगे मोहम्मद अमान जी। और आज गुड फ्राइडे है, इस पर भी विशेष कार्यक्रम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप टोल फ्री नंबर्स हमारे नोट कर लीजिए, जिससे आप भी हमसे जुड़ सकते हैं, इस कार्यक्रम में बात कर सकते हैं। हमारे टोल फ्री नंबर है 0755-266-0049 और दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-00340। तो ये तो बात हुई, मैंने आपको हमारे नंबर शेयर कर दिए हैं। अब सबसे पहले नज़र डालते हैं आज की तिथि पर। आज की तिथि है विक्रम संवत 2080, वैशाख मास, कृष्ण पक्ष प्रतिपदा है 7 अप्रैल 2023। तिथि है, दिन है शुक्रवार। दर्शकों, इतिहास का भी बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है और हर दिन कुछ ना कुछ खास घटित होता है इतिहास में। तो आइए आज ही के दिन क्या कुछ खास घटित हुआ है इतिहास में नजर डालते हैं। 1827 में ब्रिटिश रसायन शास्त्री जॉन वॉकर ने माचिस की बिक्री शुरू की। 1920 में पंडित रविशंकर जी का जन्म हुआ था। 1942 में जाने माने अभिनेता जितेंद्र का जन्म हुआ था और 1948 में संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य मामलों की एजेंसी विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना हुई थी। इसलिए आज ही के दिन विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो बात हुई इतिहास से जुड़ी हुई। विचार भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में और एक विचार हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो आइए नजर डालते हैं विचार पर। यदि तू उड़ नहीं सकता तो दौड़, यदि तू दौड़ नहीं सकता तो चल, यदि तू चल नहीं सकता तो रेंग, लेकिन तू रुक मत, लगातार लक्ष्य की ओर बढ़ता रहे। बहुत ही महत्वपूर्ण विचार और इस विचार को हमें ज़रूर अपनाना चाहिए अपने जीवन में, क्योंकि अगर हम रुक जाते हैं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं। तो हमें लगातार बढ़ते रहना चाहिए। तो ये तो हमारा विचार था आज का। दोस्तों, दर्शकों, आज गुड फ्राइडे है। जैसा कि हमें ज्ञात है कि ईस्टर संडे के पूर्व ही जो फ्राइडे पड़ता है उस दिन गुड फ्राइडे मनाया जाता है और यीशु मसीह ने अपना जीवन, अपने प्राण निछावर किए थे मानवता के लिए। तो आइए इसी पर एक जो विशेष रिपोर्ट है, वो विशेष कार्यक्रम है, वो आपको दिखाएंगे। और आपको बता दें, गुड फ्राइडे को ब्लैक फ्राइडे और ग्रेट फ्राइडे के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए नज़र डालते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम गुड फ्राइडे पर आधारित विशेष कार्यक्रम पर। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज का दिन पुण्य शुक्रवार एवं गुड फ्राइडे के रूप में मनाया जाता है। आज के दिन समस्त ईसाई समुदाय उपवास करते हैं। इस दिन का महत्व यह है कि इस दिन प्रभु यीशु क्रिस्त क्रूस पर चढ़ाए गए एवं उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। आइए इस पर मनन चिंतन करते हुए हम एक गीत सुने। चलता था मैं अकेला
पुकार, सुन के पुकार, सुन के पुकार, तेरी शरण में आया हूँ मैं, तेरी शरण में आया हूँ मैं। अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। अब ना मुझे किसी का डर है, अब ना मुझे किसी का डर है। अपना मुझे बनाया है तूने, अपना मुझे बनाया है तूने। अपने लहू से धोया है तूने, पापों को मेरे मिटाया है तूने। इस चांदी के सिक्कों में बेचा है यीशु राजा को। 30 चांदी के सिक्कों में बेचा है यीशु राजा को। दुनिया ने नहीं पहचाना मुक्तिदाता को, प्राणदाता। 30 चांदी के सिक्कों में सारे जगत को प्यार किया, बदले में यीशु दर्द लिया। सारे जगत को प्यार किया, बदले में यीशु दर्द लिया। जालिमों ने जुल्म किए, कोड़ों से मारा यीशु को। जालिमों ने जुल्म किए, कोड़ों से मारा यीशु को, कोड़ों से मारा यीशु को। जिन हाथों से प्यार मिला, रोटियां तोड़ी दी मछली। जिन हाथों से प्यार मिला, रोटियां तोड़ी दी मछली। उन हाथों को घाव दिए, कीलों से ठोका यीशु को। उन हाथों को घाव दिए, कीलों से ठोका यीशु को, कीलों से ठोका यीशु। 30 चांदी के सिक्कों में बेचा है यीशु राजा को। दुनिया ने नहीं पहचाना मुक्तिदाता को, प्राणदाता को। 30 चांदी के सिक्कों में तो दर्शकों,
गुड फ्राइडे पर ये था विशेष कार्यक्रम और जैसा कि हमने बताया था 40 दिनों के उपवास के बाद आज ही के दिन गिरजाघरों में विशेष प्रार्थना होती है और ईसाई धर्म के लोग ईस्टर का दिन भी मनाते हैं संडे को। और आज हम बात करेंगे, आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस और इसी पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर वर्षा राय जी, जो कि क्षय रोग अधिकारी हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका हमारे आज के कार्यक्रम में। और दर्शकों, जैसा कि हमें पता है कि स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य हमारे जीवन में सबसे बड़ा धन है, क्योंकि अगर हम स्वस्थ हैं तो ही हम अपने जीवन को अच्छी तरीके से जी सकते हैं। मैम, आपसे जानना चाहेंगे क्यों मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस? जैसा कि आप सब जानते हैं, WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसकी स्थापना सबसे पहले 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। उसके बाद 1950 से वो देश जो इससे जुड़ते गए, उन्होंने इसको विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में सेलिब्रेट करना शुरू किया। फिर धीरे धीरे सारे देश इससे जुड़ते गए और ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में ये सेलिब्रेट होने लगा। कितने जागरूक हैं मैम लोग, स्वास्थ्य के प्रति कितने जागरूक हैं? पूरे विश्व स्तर पे भी बात करना चाहेंगे और अपने भारत की भी बात करेंगे। देखिए, वैश्विक स्तर पर अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो अब आज से जो 10-20 साल पहले की जो स्थिति थी वो अब आज नहीं है। बिल्कुल। अब हर समाज का हर व्यक्ति वो ये समझने लगा है कि स्वस्थ रहना उसका अधिकार है और उसके लिए वो हर संभव कोशिश करता है। बिल्कुल। और अगर संदेश की बात करें, WHO ने जब ये दिवस बनाया था, जब स्थापना की थी, तो एक संदेश के साथ शुरुआत की थी। उस संदेश के बारे में भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का अपना एक काम है, वैश्विक स्तर पर उसकी जिम्मेदारी है कि विश्व स्तर पर स्वास्थ्य के लिए क्या क्या उसे काम करना है। अगर कोई महामारी फैली हुई है किसी देश में तो उसके लिए काम करना है। नई नई रिसर्च जो मेडिकल फील्ड में हो रही है उस पे भी विश्व स्वास्थ्य संगठन काम करता है। इसके बाद जो भी मिथिक जो चले हुए हैं स्वास्थ्य में, उसको भी दूर करना अपने आप में स्वास्थ्य संगठन का काम है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जो मिथ्या होती है वो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन क्रिएट करती है और सही जानकारी जन जन तक पहुंचाना सबसे महत्वपूर्ण है और स्वास्थ्य विभाग इन्हीं सब चीज़ों का ध्यान रखता है। हर वर्ष एक थीम भी होती है विश्व स्वास्थ्य दिवस की और इस वर्ष की थीम है सभी के लिए स्वास्थ्य। इस पर आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। देखिए, अगर मैं बात करूं समाज में, जब तक व्यक्ति स्वस्थ नहीं रहेगा उसके घर के जो सदस्य हैं वो स्वस्थ नहीं रहेंगे। और अगर एक परिवार स्वस्थ नहीं रहेगा तो एक समाज स्वस्थ नहीं रहेगा और एक समाज नहीं रहेगा तो फिर एक देश स्वस्थ नहीं रहेगा। तो किसी भी देश को आगे तरक्की करने के लिए, उसके विकास के लिए हर व्यक्ति का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है और ये हर व्यक्ति का अधिकार है। और मुझे ऐसा समझ में आता भी है कि शासन, सरकार और मेडिकल फील्ड में एज अ डॉक्टर हम सब की जिम्मेदारी है कि हम हर नागरिक के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बिल्कुल। और वर्षा मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि स्वास्थ्य मतलब लोग सोचते हैं सिर्फ खान पान से जुड़ी हुई बातें, लेकिन ये सत्य नहीं है। और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? देखिए, स्वास्थ्य का मतलब सिर्फ शारीरिक नहीं है बल्कि आध्यात्मिक स्वास्थ्य है, मानसिक स्वास्थ्य है। हर तरफ से अगर एक व्यक्ति स्वस्थ है तब उसको हम मानते हैं कि वो स्वस्थ है। बिल्कुल। मेंटल वेलनेस की भी बहुत बात की जाती है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस बढ़ रहे हैं, उसके बारे में भी आप विस्तार से बताएं। देखिए, आजकल जो है मानसिक रूप से अगर रोगी अस्वस्थ रहता है तो लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि उसको कोई बीमारी है, क्योंकि अब तक लोगों को ये लगता है कि अगर शरीर में कोई दिक्कत है इसका मतलब ये है कि वो अस्वस्थ है। लेकिन बहुत तरीके से मानसिक रूप से भी मनुष्य अस्वस्थ होता है। लेकिन धीरे धीरे ये लोगों में ये अवधारणा जो थी कि हम बिल्कुल ठीक है, ये अब दूर हो रही है। लोगों को भी समझ में आता है कि मानसिक स्वास्थ्य क्या चीज़ होती है। और आजकल हर जिला स्तर पर हम लोगों ने मेंटल हेल्थ पे भी सरकार काम कर रही है और हमारे काउंसलर और हमारा एक अलग से सेक्शन हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में भी है जहाँ पर कि लोगों की हम काउंसलिंग करते हैं। बिल्कुल मैम, जैसा कि आपने बताया काउंसलिंग करते हैं, और क्या कुछ सरकार करती है गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं जन जन तक पहुंचाने के लिए? शासन क्या कदम उठा रही है? देखिए, शासन का जो मूल उद्देश्य अब जो बना हुआ है वो बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने के लिए है। और इस ओर भारत सरकार, और मैं अगर मध्य प्रदेश की बात करूं तो हमारे राज्य में जो है हम लोग निचले स्तर पर, यानी कि हमारी CSC, हमारी PSC, हमारे सब सेंटर, इनको अपग्रेड कर रहे हैं। हर जगह पर हम लोगों ने लगभग मध्य प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा हम लोगों ने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हमने जो खोले हुए हैं, जहाँ पर कि हर तरीके की 14 तरीके की स्वास्थ्य सेवाएँ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं, जिससे कि लोग, वो समय अब चला गया जब लोगों को अगर हेल्थ में कोई दिक्कत है, ख़ास तौर पे अगर हम कैंसर की बात करें, डायलिसिस की बात करें या कार्डियक डिसीज़ की बात करें, जब लोगों को दिल्ली या बम्बई का रुख करना पड़ता था। लेकिन अब वो दिन चले गए हैं। अब तो राज्य में जिला स्तर पर भी कैंसर की सुविधाएं पूरी तरीके से उपलब्ध हैं।
बिल्कुल। आप क्षय रोग विशेषज्ञ हैं जी हाँ। मैम, और जैसा कि हमें पता है मध्य प्रदेश में क्षय रोग की आबादी बहुत ज़्यादा थी, बहुत ज़्यादा लोग पाए जाते थे। और इसी प्रकार से सिकल सेल की भी अगर बात करें तो उसके बारे में जानना चाहेंगे कि कैसे आप विभाग ने किस प्रकार से लोगों को प्रेरित किया और कैसे उनकी मदद कर रहे हैं जिससे वे क्योर हो सके उनकी डिजीज। देखिए, अगर मैं टीबी की बात करूं तो जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 का एक लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है टीबी फ्री इंडिया के लिए, उस दिशा में मध्य प्रदेश भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। हम टीबी को हटाने के लिए बहुत से अलग अलग प्रोग्राम हम चला रहे हैं निचले स्तर पर। जैसा मैंने आपको बताया कि हम लोग SWC सेंटर पे भी हमारी जो टीबी से संबंधित सुविधाएं हैं वो भी हम उपलब्ध करा रहे हैं, न सिर्फ स्क्रीनिंग में बल्कि हम टेस्टिंग की फैसिलिटी भी वही निचले स्तर पर हम लोगों को दे रहे हैं, जिसमें कि लोगों को अब जिला स्तर तक भी नहीं आना पड़ता। टीबी की जांच हमारे जो निचले स्तर पर SWC सेंटर पे है, ब्लॉक लेवल पे है, वहाँ हमारे सैंपल कलेक्ट हो रहे हैं। मॉलिक्यूलर टेस्टिंग पे मध्य प्रदेश काम कर रहा है टीबी में। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि इतना कुछ कार्य हो रहा है। अगर आप महिलाओं के स्वास्थ्य की बात करें, क्योंकि महिला वर्ग एक ऐसा होता है जो अपने स्वास्थ्य का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता है, और खासकर घरेलू महिलाएं वो सोचती हैं डॉक्टर तक क्यों जाया जाए, घरेलू उपचार से ही क्यों ना अपने स्वास्थ्य को ठीक कर लिया जाए। उनके लिए क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, अगर मैं बात करूँ तो न सिर्फ महिलाओं के लिए बल्कि ये पूरे लोगों में जो स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता है उसका एक बहुत छोटा सा एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी कि कोविड के बाद से हम देख रहे हैं कि हमारी OPD में जो छोटी छोटी बीमारियां हैं, लाइक अगर आप बात करें कि सर्दी खांसी बुखार, जिसमें कि लोग जाना ही नहीं चाहते थे हॉस्पिटल तक, वो घर में ही घरेलू उपाय कर ले रहे थे, लेकिन अब लोग इतने जागरूक हो गए हैं कि छोटी सी सर्दी खांसी के लिए भी वो एक हॉस्पिटल तक आते हैं। जहाँ तक घरेलू जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, वो ज़्यादातर उनके साथ में भी यही दिक्कतें हैं कि वो घर में छोटी छोटी जो अपनी बीमारियां हैं उनको वो अवॉइड करती हैं और जाने नहीं देखती। तो आज आपके प्रोग्राम से मेरा सभी से निवेदन है कि आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान रखिए, क्योंकि जब तक आप नहीं स्वस्थ रहेंगे आपका परिवार नहीं स्वस्थ रहेगा। तो छोटी छोटी दिक्कतों के लिए भी आप हॉस्पिटल तक आइए। आजकल जो हेल्थ की फैसिलिटी है, जो सुविधाएं हैं, हर स्तर पर उपलब्ध है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। स्वच्छता कितनी महत्वपूर्ण है? अगर स्वस्थ रहना है तो स्वच्छ रहना भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो सेल्फ हाइजीन कितना महत्वपूर्ण है? बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से स्वच्छ मन है उस तरीके से स्वच्छ शरीर भी है। हमें छोटे बच्चों में भी इस तरीके की जो आदतें हैं वो हमें डालनी चाहिए कि हाइजीनिक पे हमें ध्यान देना चाहिए, न सिर्फ बच्चों पे बल्कि महिलाओं पे भी, कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। साथ में स्वच्छता इसमें अपने आप एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि जब तक आप स्वस्थ और स्वच्छ नहीं रहेंगे आप कुछ नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। और जैसा कि मैं कह रही थी, खान पान जो है बहुत महत्वपूर्ण तो होता है, लेकिन और भी चीज़ें रहती है। फिर भी पोषण का क्या रोल रहता है स्वस्थ जीवन में, या हम एक स्वस्थ पुरुष या महिला के लिए? देखिए, पौष्टिक भोजन और जो हमारे खाने पीने की जो आदतें हैं वो न सिर्फ महिलाओं में बल्कि हमारी जो माताएं हैं उनमें भी, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनमें, और ख़ास तौर पे बच्चों में, क्योंकि बच्चों का शारीरिक विकास होता है। तो इस वक्त हमें बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि किस तरीके से हम पौष्टिक भोजन अपने बच्चों को दें, खाने पीने की सही आदतें डालें, खुले में खाना ना खाएं, बाहर का खाना ना खाएं, घर में भी बना हुआ अच्छा खाना लोगों में आदत डालनी चाहिए, ख़ास तौर पे बच्चों में, क्योंकि ये नई जो हमारी जनरेशन है इनमें ख़ास तौर पे जब हम इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आगे चलकर ये स्वस्थ भी रहेंगे और इनकी जो हैबिट है खाने की वो भी ठीक रहेगी। बिल्कुल मैम, लाइफस्टाइल पर भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हुए हैं। महेंद्र पटेल जी हैं दमोह से। महेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। जी नमस्कार मैम, डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। बिल्कुल, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कि विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने के उद्देश्य क्या है और इसकी बीमारी उन्मूलन के अलावा और क्या उद्देश्य है, कि मतलब क्या मानव समाज पर इसकी क्या असर पड़ता है? बिल्कुल, उद्देश्य मैम आपने बताया था, पुनः आप संक्षिप्त बहुत सही में। कहा आपने, बहुत सही सवाल है आपका कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का काम अकेले हेल्थ पे ध्यान नहीं देना। जैसे कि मैंने पहले बताया कि स्वास्थ्य का मतलब अकेले शारीरिक स्वास्थ्य नहीं है बल्कि आध्यात्मिक मानसिक स्वास्थ्य भी है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन सभी चीज़ों पे काम करता है। आने वाले दिनों में नई नई रिसर्च हो रही हैं, बीमारियां नई तरीके की आ रही हैं, जिस तरीके से कोविड में WHO ने एक बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो जो नई बीमारियां किस तरीके से विश्व स्तर पर हम उनसे लड़ सकते हैं, आने वाले नए तरीके की जो बीमारियां हैं उससे हम हर देश को किस तरीके से हम तैयार कर सकते हैं, इस क्षेत्र में भी विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत अच्छा काम कर रहा है। बिल्कुल,
जी मैम। मैम, कोविड के समय स्वास्थ्य विभाग ने बहुत ही अच्छा काम किया, घर घर जाकर लोगों की बहुत मदद की। इस प्रकार से जो टेक्नोलॉजी होती है उसको आप लोगों तक कैसे पहुंचाते हैं या फिर जागरूकता कैसे प्रदान करते हैं स्वास्थ्य के प्रति या बड़ी बीमारियों के प्रति? देखिए, अगर हम बात करें स्वास्थ्य की तो ये एक तरफ़ा काम नहीं है, यानी सिर्फ हेल्थ डिपार्टमेंट का काम नहीं है, लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ज़रूरी है। और जब हमने कोविड में देखा कि जब हमने लोगों तक ये बात पहुंचाई कि किस तरीके की बीमारी है, क्या सावधानी आपको लेनी है, इसमें लोगों का भी बहुत अच्छा साथ हमें मिला और यही वजह है कि हम कोविड से बहुत जल्दी हम लोगों ने निजात पाई। अगर हम बात करें कि लोगों की कि जब तक हम लोगों को ये बताते हैं कि क्या क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए, तो लोग उस पर हमारा साथ देते हैं। और स्वास्थ्य विभाग बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार में भी इस पे काम कर रहा है। हर तरीके की लोगों में अवेयरनेस हो, चाहे वो हम नुक्कड़ नाटक के तहत या लोगों को वॉल पेंटिंग के तहत हम अपने संदेश जो है हमारे हेल्थ से है, जो हमारी स्कीम है भारत सरकार की जी। वो हम लोगों तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम। फिर से अगर हम देखें तो कुछ ना कुछ फ्लू से ग्रस्त हो रहे हैं लोग, तो उसके बारे में आप कैसे लोगों को जागरूक करना चाहेंगे? क्या कुछ प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए? देखिए, अगर कोई भी वायरल इन्फेक्शन है, फ्लू, सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं, तो हर तरीके के वायरल इन्फेक्शन सब लोगों को समझना चाहिए कि ये एक दूसरे से बहुत जल्दी फैलते हैं। तो जब कभी भी आपको छोटा मोटा सर्दी खांसी इस तरह का इन्फेक्शन अगर हो रहा है तो सावधानी रखें। छींकते और खांसते समय आप मुंह पे हाथ रखें या रुमाल का इस्तेमाल करें। जब आपको सर्दी खांसी हो तो आप एक दूरी बनाकर अपने परिवार के सदस्यों से या लोगों से करके चलें, तो इससे लोगों में ये आसानी से फैलती नहीं है। बिल्कुल, दर्शक को बहुत अच्छा मैसेज है, क्योंकि ये एक दूसरे से फैलती है, तो हमें ध्यान रखना है कि दूरी बना के रखें और अपने मास्क का उपयोग करें। साथ ही मैं मैम ये जानना चाहूँगी, जो स्कूल जाते हैं बच्चे, सबसे ज़्यादा देखते हैं कि संक्रमण उनमें ज़्यादा फैलता है, तो उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, स्कूल में भी आजकल स्कूल में भी हमने देखा हुआ है कि हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक है हर स्कूल का जो मैनेजमेंट है। बच्चों में हैंड हाइजीनिक की हम लोग हैबिट्स डलवा रहे हैं कि किस तरीके से आप लोगों को बार बार हाथ धोना चाहिए। तो मेरा सभी अभिभावकों से भी ये है कि जब आप बच्चे को भेजें तो आप प्रॉपर मास्क लगा के भेजें। बच्चों को आते डालें कि जब वो खाना खाने बैठें उसके पूर्व और खाना खाने के बाद प्रॉपर अच्छे से हाथ धोएं और साफ़ कपड़ों का इस्तेमाल करें, साफ़ जगहों का इस्तेमाल करें। बिल्कुल मैम, जंक फूड जो है वो भी बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल रहा है स्वास्थ्य पर, हर एक के स्वास्थ्य पर। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, तो बच्चों का पसंदीदा भोजन है, लेकिन मेरा सभी वर्ग के लोगों से ये है कि आप कृपया करके जंक फूड से आप दूर रहें। जितना फ्रेश आप डाइट लेंगे आपके स्वास्थ्य के लिए उतना है। तो जितनी हरी सब्जियां आप अपने खाने में पड़ें, जितना प्रोटीन आप लें, जितनी दालों का इस्तेमाल आप करें, उतना बेहतर है आपके स्वास्थ्य के लिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छे से बताया। अब एक आम जनता जो होती है उसको कब कब अपने स्वास्थ्य का चेकअप कराना चाहिए? उम्र में जब बढ़ती हुई उम्र रहती है तब कब कब कराना चाहिए और किन किन चीज़ों का टेस्ट करवाना चाहिए? देखिए, अगर मैं बहुत शुरुआती दौर से अगर बात करूं तो बच्चों में जो प्रॉपर वैक्सीनेशन है वो हर किसी को कंप्लीट वैक्सीन बच्चों का कराना चाहिए। और जब हमारी उम्र बढ़ती है, ख़ास तौर पे जब महिलाओं के लिए अगर मैं बात करूं तो महिलाओं की उम्र 30 के बाद में बहुत सारी हैं, जैसे कि अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर की बात करें, जिसमें कि अब स्वास्थ्य विभाग बार बार आगे आ रहा है, जिसमें हम लोगों ने वैक्सीनेशन का भी सुविधाएँ हम लोग उपलब्ध करा रहे हैं। तो 30 वर्ष की उम्र के बाद से हर महिलाओं को अपना स्क्रीनिंग ज़रूर कराना चाहिए। ख़ास तौर पे लाइक मैमोग्राफी आपको ब्रेस्ट कैंसर के लिए है वो आपको करानी चाहिए, सर्वाइकल कैंसर के लिए आपको स्क्रीनिंग करानी चाहिए, ताकि आगे चलकर अगर आपको कोई दिक्कत हो तो सही समय पर आपको इलाज मिल पाए। बिल्कुल। और आमतौर पर ओबेसिटी, डायबिटीज़ और ये बीपी, ये तो आमतौर पर देखी जा रही बीमारी है, तो इससे किस प्रकार से बचा जा सकता है? देखिए, जैसे आपने कहा कि डायबिटीज़ हो गई, हाइपरटेंशन हो गई, ये आपके आम जीवन की जो जीवन शैली है, जितना स्ट्रेस आजकल लोगों को है, ये उससे भी होने वाली बीमारियां हैं ख़ास तौर पे। तो मेरा सभी लोगों से है कि अपने लाइफ से आप स्ट्रेस दूर करिए, एक सिस्टमेटिक लाइफ को आप लोग जिए, अपना प्लान दिन भर का आप बना के रखें ताकि आपको किस समय पर खाना है आप, क्योंकि खाने का टाइमिंग्स लोगों की अब आजकल ठीक नहीं है। तो सही समय पर पौष्टिक भोजन आप लें, अपनी जो जीवन शैली है उसको आप लोग हल्का रखें, स्ट्रेस फ्री रखें, तभी आप ये खास तौर पे 2 बीमारियां डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन से आप निजात पा सकते हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात आपने बताई कि सबसे पहले हमें हमारी जीवन शैली में सुधार लाना चाहिए, तभी हम स्वस्थ रह सकेंगे। मैम, ये भी जानना चाहेंगे कि अगर कोई आम व्यक्ति स्वास्थ्य विभाग में फ़ोन कर जानना चाहता है या कंसल्टेंसी लेना चाहता है, वो किस प्रकार से संपर्क कर सकता है?
देखिए, क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में हर स्तर पर हमने अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं। जो हमारी फैसिलिटी है, अगर बहुत निचले स्तर से मैं बात करूं तो हमारे SWC सेंटर हैं, हमारे सब सेंटर हैं, हमारी PSC, CSC, जिला अस्पताल और राज्य स्तर पर मेडिकल कॉलेज भी हमारे हैं। तो हर जगह पे आप संपर्क कर सकते हैं। जो हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं वो मैदानी स्तर पर भी सभी विभागों में अलग अलग मैदानी स्तर पर लोग उपलब्ध हमारे हैं। तो आप उनसे वो संपर्क करें और वहाँ पर अपनी स्वास्थ्य सुविधाएं, चाहे अगर आपका डायग्नोस्टिक आपको लेनी है, कोई जांचें आपको करानी है, दवाइयों की कोई व्यवस्था है, वो सब कुछ है। कोई वेबसाइट एड्रेस या ऑनलाइन लिंक आप या नंबर शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों से? ऐसा कोई ऐसा नंबर तो नहीं है जी। तो, लेकिन आप अगर बात करें कि आप मैदानी स्तर पर अगर आप बात करें तो आप हर सेंटर पे आप संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके बाद ये भी जानना चाहेंगे, जो महिला वर्ग रहते हैं ग्रामीण क्षेत्र की, अगर जो महिलाएं के बारे में बात करें, वो इतनी जागरूक नहीं रहती हैं चीज़ों को लेकर, तो उनको कैसे जागरूक करते हैं? देखिए, मैदानी स्तर पर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ता, जो हमारी हेल्थ की बेसिक यूनिट है, यानी आशाएं हैं, आशा सहयोगी हैं, ये हम डोर स्टेप डिलीवरी आजकल लगा रहे हैं। खासतौर पे अगर मैं TB की बात करूं तो ड्रग्स को हम लोगों के घरों तक पहुंचा रहे हैं। जी। तो यही वो लोग हैं हमारे स्वास्थ्य विभाग के, जो कि लोगों को जागरूक करते हैं, खासतौर पे महिलाओं को। और मुझे बताने में बहुत खुशी है कि अब गांव की महिलाएं खुद होकर आगे आती हैं और हॉस्पिटल में अपने साथ के लोगों को लेकर आती हैं और अपना इलाज कराती हैं। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छे से आपने बताया। क्या संदेश आप देना चाहेंगे हमारे दर्शकों को, क्योंकि आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, आप क्या टिप्स या क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मेरा तो संदेश यही है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो आपका परिवार स्वस्थ रहेगा, और परिवार स्वस्थ रहेगा तो समाज और देश स्वस्थ रहेगा। इसलिए अपने हेल्थ के प्रति बहुत जागरूक रहिए, और जब भी कोई ज़रूरत हो तो हर स्तर पर हमारी फैसिलिटी उपलब्ध है, वहाँ पर आइए और अपना इलाज कराइए। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्षा राय मैम ने बहुत अच्छे से हमको बताया कि किस प्रकार से हमें हमारी सेहत का ध्यान रखना चाहिए और जीवन शैली कितनी महत्वपूर्ण है। खान पान के साथ साथ हमें जीवन शैली भी अपनी बहुत ध्यान से हमें रहना चाहिए, अपना एक्सरसाइज व्यायाम करना चाहिए, खान पान का ध्यान रखना चाहिए, बच्चों का विशेषकर ध्यान रखना चाहिए, और संक्रमण से बचने के लिए पूरी तरीके से हमें सावधानी बरतना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वर्षा राय मैम, आपने बहुत अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को दी। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं पर्यटन सेगमेंट में, जहां हम आपको लेकर चलेंगे उज्जैन की नगरी। कालजयी कवि कालिदास और उज्जैन के सम्राटों की आराध्य देवी मां गढ़कालिका का ये मंदिर पुराने उज्जैन में आज भी शोभायमान है। यह मंदिर जिस स्थान पर अवस्थित है, उस संपूर्ण क्षेत्र को ही गढ़कालिका क्षेत्र कहा जाता है। महाकवि कालिदास, राजा विक्रमादित्य यहां साधनाएं करते थे। सम्राट हर्षवर्धन ने ईस्वी सन 606 में इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। सिंदूर युक्त भव्य प्रतिमा के मस्तक पर चंद्रमा सुशोभित है तथा दाएं बाएं महालक्ष्मी व महासरस्वती की प्रतिमाएं स्थापित हैं। कहा जाता है कि उज्जैन के महाकवि कालिदास को शास्त्रों का दिव्य ज्ञान इसी मंदिर से मिला था। त्रिपुरा महात्म्य के अनुसार देश के 12 शक्तिपीठों में से यह छठा स्थान है। यह मंदिर जिस स्थान पर है, वहां पुरानी अवंतिका नगरी बसी हुई थी। कालांतर में धूलकोट के कारण यह दब गई थी। गढ़ की देवी होने के कारण इनका नाम गढ़कालिका पड़ा। कालिदास की आराध्य देवी गढ़कालिका का मंदिर आज भी उज्जैन के भैरवगढ़ क्षेत्र में स्थापित है। माता का स्वरूप काफी प्रसन्नतादायक है। मूर्ति में चांदी के दांतों का भी आकर्षक प्रयोग किया गया है। माता की मूर्ति सिंदूर वर्णी है, जिसका प्रातः से ही स्नान, अभिषेक व श्रृंगार पंडितों द्वारा किया जाता है। मंदिर के अंदर गणेश जी की प्राचीन पौराणिक प्रतिमा है। सामने ही पुरातन हनुमान मंदिर है। इस मंदिर की रक्षा हनुमान जी की ये सेना 24 घंटे करती है।
गौरतलब है कि पुरातत्व विभाग ने जब यहाँ की खुदाई करवाई थी तब उसमें बड़ी ईंटें, मनके, टकसाल तथा सड़कें निकली थी। इससे यह अनुमान लगाया गया कि यह स्थान ईसा पूर्व 500 वर्ष पुराना है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। यहाँ पर नवरात्रि में लगने वाले मेले के अलावा भिन्न भिन्न मौकों पर उत्सवों और यज्ञों का आयोजन होता रहता है। तो दर्शकों, पर्यटन सेगमेंट में हम आपको लेकर चले थे उज्जैन में गढ़कालिका मंदिर। दोस्तों, अब बात करेंगे सौर ऊर्जा संरक्षण के बारे में। जो सौर ऊर्जा होती है वो सूर्य से उत्पन्न ऊर्जा होती है, और जब इसे विद्युत रूप में परिवर्तित किया जाता है तो इसे सोलर एनर्जी कहा जाता है। और इसी पर आज विशेष चर्चा करेंगे, क्योंकि दुनिया भर के जो देश हैं वे जागरूक हो रहे हैं सोलर एनर्जी के संरक्षण के लिए और उससे कई उत्पाद बनाने के लिए, खासकर बिजली बनाने के लिए। तो आइए इसी पर विशेष चर्चा करेंगे। मोहम्मद अमान जी हैं हमारे साथ, डायरेक्टर GCI सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड से। बहुत बहुत स्वागत है अमान जी। जानना चाहेंगे क्या है सौर ऊर्जा, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। मैम, जहाँ तक सोलर एनर्जी का वो है कि ऊर्जा के अलग अलग स्रोत हैं। जैसे कोयला से बिजली पैदा होती है, लेकिन उसका एक लिमिटेड वर्जन है। एक लिमिटेड टाइम में आपको एनर्जी मिलती है। धीरे धीरे जो ऊर्जा की खपत है वो बढ़ते जा रही है, तो इसके सब्स्टिट्यूट निकाले गए हैं। तो सोलर एनर्जी है जो प्रकृति से हमें फ्री में, कहना चाहिए कि फ्री में आपको बिजली मिल रही है या फ्री आपको एनर्जी प्राप्त हो रही है। तो सोलर पैनल्स होते हैं, सोलर प्लेट्स होती हैं। सोलर के दो तरीके से हम सूर्य से ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। एक उसकी हीट एनर्जी होती है और एक उसकी विद्युत एनर्जी होती है। तो हीट एनर्जी से हम वाटर हीट प्लांट्स बनते हैं, सोलर वाटर हीटर का इस्तेमाल किया जाता है। और जो विद्युत एनर्जी होती है उसमें सोलर प्लेट्स के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, जिसको कि हम अपने घरों में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ में, प्लांट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे हम चाहें तो बैटरी में स्टोर करके, क्योंकि सूर्य से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है वो डे आवर्स में प्राप्त होती है दिन के टाइम पर। लेकिन अब अगर उसे नाइट में इस्तेमाल करना हो, रात के वक्त उसको इस्तेमाल करना हो, तो उसके लिए बैटरी बैंक या डिफरेंट स्टोरेज डिवाइस आजकल अवेलेबल हैं, जिनसे कि हम उनको स्टोर करके नाइट आवर्स में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल। अगर हम भारत की बात करें, भारत में भरपूर सौर ऊर्जा है, और सौर ऊर्जा ऐसी है कि वो कभी ना खत्म होने वाली ऊर्जा है। तो क्या कुछ कर सकते हैं भारत में रहकर, हम लोग क्या कुछ कर सकते हैं, और किस प्रकार से एनर्जी कंजर्वेशन की अगर बात करें तो क्या कदम उठाने चाहिए? मैम, सोलर ऊर्जा की जहाँ तक हम बात कर रहे हैं, भारत क्या पूरे विश्व में ही सोलर है। भारत में इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है। भारत में सोलर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है यहाँ पर, और पूरे ऑलमोस्ट आप 12 महीने में 8 से 9 महीने 10 महीने तक आपको भरपूर मात्रा में सोलर एनर्जी मिलती है। पहली बात। दूसरी बात मैम ऐसा है कि इस सोलर एनर्जी की जहाँ तक हम इसको स्टोरेज की बात करते हैं, स्टोरेज करके इसका यूटिलाइजेशन किया सकता है। इससे आपका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो कार्बन कैप्चर्स हैं, एक्चुअल में क्या हो रहा है कि जो पॉल्यूशन हो रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसको भी सोलर एनर्जी के यूटिलाइजेशन से या सोलर ऊर्जा का यूज़ करके हम कम कर सकते हैं। आज की देश में, हमारा देश है, बहुत ज़्यादा जो है कार्बन, जो सोलर जनरेशन हो रहा है या जो सोलर प्लांट्स लगे हुए हैं उनसे जो बिजली पैदा हो रही है, उससे बहुत ज़्यादा कार्बन को हमने रिड्यूस किया हुआ है। जो कार्बन कैप्चर हो रहा है उसको रिड्यूस किया है, जिससे कि प्रकृति पे, ग्लोबल वार्मिंग पे भी हमने बहुत कुछ कंट्रोल किया हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। शासन प्रशासन क्या कुछ कर रही है, क्योंकि सभी देश बहुत जागरूक हैं सौर ऊर्जा के लिए कार्य करने के लिए। तो हम अगर भारत की बात करें तो शासन प्रशासन के क्या शासन प्रशासन का जहाँ तक है, स्टेट लेवल पर और सेंट्रल लेवल पर बेसिकली राज्य की तौर पे भी सब्सिडी, प्राइवेट शासन सब्सिडी दे रही हैं, और सेंट्रल लेवल पर भी है। इसके लिए गवर्नमेंट ने एक
बेसिकली मिनिस्ट्री बनाई है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE जिसे हम बोलते हैं। तो जितने भी सोलर प्लांट्स हैं या जो भी सिस्टम्स लग रहे हैं वो MNRE के अप्रूव्ड सिस्टम ही हमारे देश में उसका लगाया जा रहा है और गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी दे रही है। प्लस एग्रीकल्चर में जो आपका ये होता है बेसिकली पंप्स होते हैं, तो जी। सोलार पंप पर भी गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा सब्सिडी दी है, जिसमें कि स्टेट गवर्नमेंट का बहुत हाथ है। 90% सब्सिडी किसानों को मिल रही है, जिससे उनको सिस्टम चल सकता है। और सबसे बड़ा इसका प्लस पॉइंट ये है कि जो सोलर एनर्जी है, जो सोलर प्लेट हैं, इनकी लाइफ है 25 ईयर्स है, बिल्कुल। 25 साल है, तो वो एक बहुत बड़ा टाइम आपको है जो कि आप पावर जनरेशन कर सकते हैं इसमें। सोलर प्लेट और सोलर पैनल, जी। इन दोनों के बारे में जानना चाहेंगे। मैम सोलर प्लेट और सोलर पैनल ऑलमोस्ट एक ही चीज़ है। दो बेसिकली कुछ टाइप के सोलर पैनल्स पहले आए थे, क्योंकि टाइमली इनोवेशन होता है, रिसर्च होती है एंड एनहांसमेंट होता है। तो जो सोलर पैनल्स थे ये पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल्स पहले जब स्टार्टिंग में आए थे और इनकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी। बिल्कुल। इस पर जब रिसर्च हुआ और गवर्नमेंट ने जब सब्सिडी प्रोवाइड की तो इनकी कॉस्टिंग कम होते चली गई। अब जो सोलर पैनल्स आ रहे हैं मोनो टाइप के, मोनोपर्क टाइप के आ रहे हैं। जो पॉलीक्रिस्टलाइन टाइप के सोलर पैनल्स थे उनकी एफिशिएंसी 12 से 14% मिलती थी, और अब जो पैनल्स आ रहे हैं वो 24 to 28% एफिशिएंसी के सोलर पैनल्स हमें अवेलेबल हैं। तो जिससे कि जनरेशन ऑफ पावर ज़्यादा हो रही है, हम जी। उसका ज़्यादा यूटिलाइज कर पा रहे हैं मैम। जी। बिल्कुल, और भी जानेंगे कैसे कार्य करते हैं, टेक्निकली क्या कुछ होता है। Technically लेकिन एक हम- हमारे जी, साथ जी। कॉलर जुड़े हैं, अशोक जी हैं जबलपुर से। जी अशोक जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। अशोक जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? शायद हम कनेक्ट नहीं हो पाए। जी मैम। अमन जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, जो हम सौर पैनल की बात कर जी। रहे थे, किस प्रकार से ऊर्जा संरक्षण करते हैं, क्या प्रोसीजर रहती है प्रोसीजर उसकी? मैम, जैसे हम सोलर पैनल की बात करें, घर पर अगर हम सोलर लगाते हैं तो सबसे पहले तो ऊपर जो आपका रूफ है, अब जो सोलर है पहले हुआ करता था कि छत पे ही सोलर पैनल लगेंगे। जी। आज की डेट में जो सोलर पैनल है आप छत पर भी लगा सकते हो, शेड पर भी लगाया जा सकता है, बिल्कुल। ग्राउंड पे भी माउंट किया जा सकता है। हमारे यहाँ पर रीवा में एक बहुत बड़ा प्लांट लगा ही है जो कि बिल्कुल। मुख्यमंत्री जी के उस कार्यकाल में ये हुआ है, बिल्कुल। प्लस नीमच में हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ है, अभी सोलर पैनल जो है इंडिया में, बल्कि इनफैक्ट पूरे इंडिया में ओमकारेश्वर में फ्लोटिंग सोलर प्लांट गवर्नमेंट ने सजेस्ट किया और उस पर काम चल रहा है। और ये वो जो वर्तमान- सोलर प्लांट की जो पैनल होती जी, हैं, जी, या आप जी। जो बता रहे हैं प्लांट्स जी। बनाए जाते हैं, ये किस चीज़ से बनते हैं और कार्य कैसे करते हैं, ऊर्जा संरक्षण कैसे करते ओके हैं? मैम, इसमें क्या होता है, सोलर सेल्स होते हैं, दैट इज़ अ सेमीकंडक्टर, एक अच्छा। सेमीकंडक्टर डिवाइस होती है। तो सोलर सेल्स को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उनको एक दूसरे से जोड़कर एक प्लेट्स बनाई जाती हैं। जी। ये एक सोलर प्लेट होती है। अब एक सोलर प्लेट पर्टिकुलर कुछ वोल्टेज और करंट जनरेट करती हैं। इन प्लेट्स को अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, आपकी जो ज़रूरत है कि आपको 1 किलोवाट का प्लांट लगाना है, 2 किलोवाट का प्लांट लगाना है, उन पैनल्स को कनेक्ट किया जाता है। जैसे एक पैनल्स अभी जो मार्केट में अवेलेबल है 335 वाट का है, जी। 335 वाट से लेके 500 वाट तक का है। अब अगर आपको 1 किलोवाट का प्लांट लगाना है, मीन्स आपको 1000 वाट पावर चाहिए, तो 335 वाट के नियर अबाउट 3 पैनल्स आपको सीरीज में कनेक्ट करने पड़ेंगे। बिल्कुल। जब ये पैनल को कनेक्ट किया जाता है, इनसे जो बिजली होती है, ये अगर हम इलेक्ट्रिक के टर्म में बात करें तो 2 टाइप की पावर होती है, एक डीसी पावर और एक एसी पावर। तो जो इनसे डीसी पावर मिलती है, वो डीसी पावर को हम इन्वर्टर को देते हैं। बेसिकली सोलर प्लेट्स जो है स्ट्रक्चर के थ्रू सोलर रूफ के ऊपर में आपने माउंट कर दिया, बिल्कुल। वहाँ से जो पावर इन्वर्टर में आती है और इन्वर्टर से वो पावर आपके घरों में फिर आपको मिलती है। अगर आप उसे स्टोर करना चाहते हैं तो फिर आपको बैटरी बैंक यूज़ करना पड़ेगा। जो पावर बैटरी में स्टोर हो जाएगी, नाइट टाइम में वही पावर आप उसको रिवर्स यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन बैटरी में एक ये है कि बैटरी के खर्चा ज़्यादा है और प्लांट की या सोलर सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाती है। तो गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली है, दैट इज़ नेट मीटरिंग पॉलिसी। नेट मीटरिंग पॉलिसी ऐसा होता है मैम कि इसमें पर्टिकुलरली आपका जो एक रूफ टॉप है, सपोज आपके घर में 3 किलोवाट का प्लांट लगना है, तो जी। 3 किलोवाट का प्लांट आपका स्टोर होता है। आपके यहाँ पे जो मीटर है, वो मीटर आपका चेंज हो जाता है। मीटर में आपके और गवर्नमेंट के बीच में एक एग्रीमेंट होता है, जो बिजली आप जनरेट करते हैं वो गवर्नमेंट को आप सप्लाई कर देते हैं। जी सर। सपोज 3 किलोवाट से जो जनरेशन ऑफ पावर होता है वो तकरीबन 450 से 500 यूनिट जनरेट होती है। जी। तो वो 500 यूनिट आपकी गवर्नमेंट को चली जाती है, और जो यूनिट आप गवर्नमेंट से यूज़ करते हैं, लाइक आप नाइट में यूज़ कर रहे हैं, तो वो जो पावर होती है, वो पावर उस मीटर में दोनों रीडिंग आ जाती हैं कि आपने बिल्कुल। सपोज 450 यूनिट आपने जनरेट की है, जो आपने गवर्नमेंट को दे दी है, और होल मंथ में आपने 500 यूनिट कंज्यूम की, तो ओनली 5 यूनिट का बिल ही आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है।
बिल्कुल तो सर, कितना खर्चा आता है अगर घरों की बात करें तो कितना खर्चा आता है अगर ये सोलर पैनल्स लगवाने हैं, सौर ऊर्जा से हमें बिजली की खपत जी बचानी है मैम, तो? ये इसमें है, ये अलग अलग कैपेसिटी में है, 1 किलोवाट से लेके 2, 3, 5, 10 किलोवाट्स तक हैं। सो अभी जो गवर्नमेंट की सब्सिडी है 1 किलोवाट से लेके 3 किलोवाट तक गवर्नमेंट 40% सब्सिडी दे रही है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडी अलग है और स्टेट गवर्नमेंट की अलग है। आप दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। बिल्कुल। और 33 किलोवाट से लेके 10 किलोवाट या अबो 10 किलोवाट तक 20% है। तो जिसमें अभी जो गवर्नमेंट के हिसाब से है तकरीबन 1.5 लाख रुपए के करीब का खर्चा आ रहा है आपको 3 किलोवाट के सिस्टम पे, मतलब 1 किलोवाट का सिस्टम तकरीबन 50,000 रुपए का आपको पड़ता है। जी सर, सोलर ये स्ट्रीट लाइट होती हैं सौर जी। ऊर्जा से जो जी। संचालित होती हैं, जी। स्ट्रीट लाइट, जी। वो किस प्रकार से कार्य करती हैं? हाँ, स्ट्रीट लाइट का मैम ऐसा है कि सोलर में जो सोलर से आपकी बिजली जनरेट होती है उसमें इंटरनली बैटरी होती है। पहले जी। एक्सटर्नली बैटरी यूज हुआ करती थी, आज जो है वो इंटरनली बैटरी होती है। तो वो जो इंटरनल बैटरी होती है उसमें पावर स्टोर हो जाती है और इसमें एक ऑटो सेंसर होता है। जी। जैसे ही इवनिंग होती है, नाइट टाइम में वो अपना सिस्टम कट ऑफ कर देता है, सिस्टम ऑन कर देता है और आपकी वो जनरेशन मतलब लाइट ऑन हो जाती है। होल नाइट वो चलती है। जैसे ही मॉर्निंग होती है उस पर लाइट पड़ती है सोलर पैनल पे, वो लाइट को ऑटोमेटिकली कट ऑफ कर देता है। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है और इस प्रकार से हम ऊर्जा संरक्षण भी कर सकते हैं, बिजली की खपत भी बचा सकते हैं और काफ़ी सुंदर स्ट्रीट लाइट्स का निर्माण हो रहा जी है जी, सौर बहुत सारे। ऊर्जा अब से। सोलर पे अभी जैसे कि सोलर के ट्री बन रहे हैं, जी। जिसमें उससे आपका ब्यूटिफिकेशन भी हो रहा है और एक सिंगल पोल पे मैक्सिमम पैनल्स लगाकर आप जनरेशन ऑफ पावर कर सकते हैं, जिससे कि स्पेस भी हम बचा सकते हैं। बिल्कुल। तो और स्ट्रीट लाइट्स, आजकल छोटे छोटे गार्डन लैंप्स भी आ रहे हैं। पहले घरों में हुआ करता था कि हमें जो मेन डोर है उस पर लाइट्स लगानी है, जो लैंप लगाने हैं तो इंटरनल वायरिंग करनी होती थी। आजकल सोलर वाले लैंप्स आने लगे हैं जिससे वायरिंग से और इन सब चीज़ों से आप बच रहे हैं और बेसिकली आपका मेंटेनेंस इनका बहुत आसान है। सोलर पैनल्स की 25 ईयर्स की वारंटी होती है, तो ये वर्क करता है। बिल्कुल सर, फ्लैट्स की अगर बात करें, अभी आप बता रहे थे कि घरों में भी हम जी। सौर ऊर्जा से अपनी बिजली खपत बचा सकते हैं, लेकिन फ्लैट्स में एक समस्या आती होगी, जी। तो वहाँ पर क्या सल्यूशन है? वहाँ पर सॉल्यूशन मैम ऐसा है कि फ्लैट्स में जनरली होता है कि नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर मल्टी है, एक बिल्डिंग है, वहाँ पे नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं और उसमें जहाँ तक छत जो होती है वो आपकी नहीं होती है। तो उस कंडीशन में ऐसा है कि आप सोसाइटी से एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन करके आप लगा सकते हैं। दूसरा, जो सोलर पैनल्स हैं, जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर की अभी हम आजकल हाइट बढ़ा देते हैं। लाइक हमने उसकी हाइट 8 फीट या 10 फीट हाइट करके स्ट्रक्चर को बढ़ा दिया, तो जो नीचे की रूफ़ है वो रूफ़ को आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे आपकी छत भी ऑक्यूपाइड नहीं होगी और पर्टिकुलर आप सोलर पावर जनरेशन भी कर सकते हैं। कुछ जगहों पर जो टावर होते हैं उन टावर के ऊपर लगा दिया जाता है जिसका कि इस्तेमाल ही नहीं होता है, तो वो भी हमारा एक स्पेस सेव हो जाता है। कई जगहों पर पानी की टंकी के ऊपर लगाया जाता है, जिससे एक डबल फ़ायदा ये होता है कि आपकी पानी की टंकी का जो पानी गर्म होता है, गर्मियों में जनरली हमें गर्म पानी मिलता है, वो टंकी भी सेफ रहती है और आपको ये भी हो जाता है। कई जगहों पर लोगों ने नीचे गार्डन बना लिया है, तो इस तरीके से हम फ्लैट्स में सिस्टम को कर सकते हैं। और जहाँ तक नेट मीटरिंग का सवाल है, तो फ्लैट्स में सेपरेट मीटर होते हैं, तो गवर्नमेंट और आपके बीच में एक सेपरेट एग्रीमेंट होगा, तो इससे सोसाइटी को या मल्टी वाले को किसी को कोई ऐसे परेशानी नहीं होनी चाहिए उसमें। बिल्कुल। और अभी एक लेटेस्ट इसमें रिसर्च चल रहा है कि अब जो आने वाले पैनल्स हैं ये थिन फिल्म पैनल्स आ रहे हैं, तो ये पैनल्स स्टिकर फॉर्म में होते हैं। अच्छा। जो अभी इंडिया में टेक्नोलॉजिस्ट आने वाली है, कुछ जगहों पर आए भी हैं। तो अब क्या होगा कि आप जो मल्टी में जो ग्लास हैं, इस ग्लास के ऊपर भी ये स्टिकर्स लगा सकते हैं, तो ये आपका जनरेशन ऑफ पावर भी करेगा इससे, और स्पेस का आप बाउंडेशन नहीं होगी। प्लस जो इलेक्ट्रिक व्हीकल हैं, इन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भी आप सोलर पैनल्स को, स्टिकर्स को लगा सकते हैं, जिससे कि पावर जनरेट होगी और बैटरी को आप एक्स्ट्रा चार्जिंग दे सकते हैं सोलर के थ्रू। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। आने वाले समय में बहुत सारी चीज़ें सौर ऊर्जा से संचालित होंगी। बड़े उद्योगों की अगर बात करें, वहाँ पर बिजली की खपत ज़्यादा होती है, तो क्या सौर ऊर्जा से उस बिजली को हम रिकवर कर सकते हैं? हाँ मैम, कर रहे हैं। और आज जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है, आज भी अगर हम बोला जाए तो पूरे भारत में 5 से मैक्सिमम 10% ही सोलर के लोग अवेयर हैं। आज भी इतना बड़ा मार्केट है। और जहाँ तक उद्योगों की बात है, तो सोलर के ऊपर लोग जा रहे हैं। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जैसे मैंने बताया कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ में शेड होते हैं, तो आजकल जो है शेड पे भी सोलर पैनल्स लग रहे हैं। तो उससे ये होगा कि इनफैक्ट अभी आप यहाँ देखें तो अपना जो रानी कमलापति रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर भी सोलर पैनल का इंस्टॉलेशन हुआ है। तो यहाँ का
काफ़ी ज़्यादा पावर जो है वो सोलर से ही हो रहा है, और अभी 1 मेगावाट प्लांट वहाँ और प्रपोज्ड है जो कि लगना है। तो अब धीरे धीरे ये रेलवेज़ में और आपके इंडस्ट्रीज़ में आएगा ही। स्कूल कॉलेजेस में सिस्टम लग सकता है। इनफैक्ट स्कूल कॉलेज में तो ज़्यादा प्लस पॉइंट ये है मैम कि कॉलेजेस में क्या है, वो डे आवर्स में वर्क करते हैं, स्कूल डे आवर्स में वर्क करते हैं, वहाँ आपको इतनी बैटरी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। और इससे ये होगा कि आपका जो स्कूल के ऊपर में जो उनका रनिंग कॉस्ट है वो डेफिनेटली इसमें कम हो जाएगी। हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, तो गवर्नमेंट इस पर काफ़ी काम कर भी रही है, सब्सिडी भी दे रही है, जी। इस पर वर्क हो रहा है। सरकार क्या कुछ कर रही है आम जनता को जागरूक करने के लिए? आम जनता को जागरूक करने के लिए सरकार अलग अलग टाइम पे एड्स के थ्रू तो हो ही रहा है। सब्सिडी गवर्नमेंट ने बहुत सारी निकाली हुई है कि भाई हम ये सब्सिडी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने उस पर अब जो है कुछ फाइनेंस फैसिलिटी, पहले फाइनेंस नहीं हुआ करता था, वो फाइनेंस फैसिलिटी होने लगी है। गवर्नमेंट ने, एक स्टेट गवर्नमेंट ने खासकर एक अभी काम किया हुआ है, बेसिकली जो किसानों हैं, किसान को भी एक 500 किलोवाट या 1 मेगावाट या 2 मेगावाट के प्लांट की परमिशन दी है, जिसमें कि किसान अपनी अनुपजाऊ ज़मीन पर जी प्लांट लगाकर, जैसे सपोज वो 1 मेगावाट का प्लांट लगाता है, उसमें गवर्नमेंट 80% लोन भी प्रोवाइड करवा रही है, और गवर्नमेंट और किसान के बीच में एक एग्रीमेंट हो रहा है जिससे कि वो गवर्नमेंट उससे आपको ले रही है। तो किसान को भी जागरूक किया जा रहा है और किसान को ये फैसिलिटी दी जा रही है। प्लस जो मैंने आपसे कहा था कि एग्रीकल्चर में जो पंप होते हैं, जो 3 HP का पंप है, 5 HP का पंप है, आप ऐसे 3 HP के पंप का एक सोलर पैनल सिस्टम पूरा कंप्लीट लगाते हैं तो तकरीबन वो कॉस्ट उसकी 3 लाख रुपीस जाती है, लेकिन वही गवर्नमेंट सब्सिडी करके 42,000 में आपको प्रोवाइड कर रही है। बिल्कुल। और 5 HP के पंप आपको 72,000 में मिल रहा है। तो ये आप ऑनलाइन अप्लाई करके, गवर्नमेंट को अप्लाई करके ये फैसिलिटी आप ले सकते हैं, और टाइमली गवर्नमेंट उसमें आपको अवेयर करवा रही है इस चीज़ से लेकर। बिल्कुल दर्शकों, बहुत कुछ कर रही है सरकार भी लोगों को जागरूक करने के लिए। सर, क्योंकि जलवायु परिवर्तन में काफ़ी बड़ा बदलाव आ रहा है, जी। तो सौर ऊर्जा से बने उत्पादों की डिमांड बढ़ गई है, इसके जी। बारे में आप क्या कहेंगे? सौर ऊर्जा से बेसिकली वही है कि मैंने आपसे कहा था कि कार्बन कैप्चर जो है, जो जी। कार्बन से ही अपना जलवायु परिवर्तन पर बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। जी तो सर। सौर ऊर्जा का अगर आप जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, धीरे धीरे उससे ये होगा कि आपका कार्बन जो है, जो पेड़ कटने से होता है, हम जो वही बात कर रहे हैं कि आप अगर एक 13 किलोवाट का प्लांट लगाते हैं और उससे जो पावर आप जनरेट करके इस्तेमाल करते हैं, जी। आप मानकर चलिए कि आपने 100 पेड़ लगाने का काम किया। तो आप अगर सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं तो आप प्रकृति के लिए भी फायदेमंद है, और अगर आप प्रकृति के लिए कुछ कर रहे हैं मतलब आप अपने लिए कर रहे हैं, बिल्कुल। क्योंकि प्रकृति से ही आपको जो भी मिल रहा है वो प्रकृति ही आपको रिटर्न करती है। तो हम बेसिकली हमारे जो ग्लोबल वार्मिंग है या जो बेसिकली अभी जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, उसको हम सोलर ऊर्जा का यूज़ करके धीरे धीरे काफ़ी हद तक हम उसको कम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो जिस हिसाब से अगर लोग इसको जितना ज़्यादा करेंगे, और इसका एक पेबैक पीरियड भी होता है मैम, कि अगर आप अपने घर पे सोलर प्लांट लगाते हैं, जो आम जनता को सवाल होता है कि भाई आज मैं सपोज 1.5 किलोवाट का प्लांट लगाता हूँ, तो 1.5 किलोवाट में अर्जेंट में कहाँ से दूँ, या मैं एक 1.5 लाख रुपए में कैसे खर्च करूँ? तो उस कंडीशन में है कि आप बैंक से लोन भी मिल रहे हैं, और अगर आप इसको लगाते भी हैं तो आपका 3.5 से 4 साल या मैक्सिमम 4.5 साल में ये पूरा सिस्टम आपको फ्री हो जाता है। बिल्कुल। आफ्टर दैट 25 ईयर्स आपको फुल वारंटी है, तो ये सिस्टम आपको 25 साल तक आपको सर्विस दे रहा है। तो आपके बजट पर भी ये बहुत बड़ा इफेक्ट, क्योंकि मंथली अगर मेरा 3,000 रुपये का बिल जा रहा है, 2,500 रुपये का बिल जा रहा है, उससे मैं को बहुत ज़्यादा इसमें वो मिलेगी, और साथ में मुझे मेरे बैंक बैलेंस पे, मेरे मनी पे भी, मेरे पॉकेट पे भी फर्क पड़ेगा, और साथ में मैं प्रकृति के लिए भी हेल्प कर पाऊंगा। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा संदेश भी दिया है हमारे दर्शकों को। अगर हम सौर ऊर्जा से अपना बिजली, अपनी घर की बिजली भी बचाते हैं तो बहुत सारा जी। जो हमारा अमाउंट है वो बचता है, और साथ ही साथ हम पर्यावरण के लिए बहुत कुछ कर पाते हैं। इसका मतलब ये है कि सोलर प्लांट लगाने से हम वृक्षारोपण में भी सहयोग या कर अपने रहे हैं। जंगल को सहेजने में भी सहयोग कर रहे हैं। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जो मध्य प्रदेश में रीवा में एक बहुत बड़ा प्लांट लगाया जी। गया है, जो कि एशिया का शायद नंबर 1 है और जी। विश्व का दूसरा है, जी। तो वो किस प्रकार से बनाया गया है, किस प्लानिंग से बनाया गया है? क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि वो बिजली स्टोर करके दिल्ली तक पहुंचाता है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को विस्तार से। उसमें हम यही है कि एक गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाली थी कि हम एक एनर्जी पार्क्स बना रहे हैं। एनर्जी पार्क में जनरेशन ऑफ पावर है, तो यही है कि अगर हम छोटे छोटे प्लांट्स को लें, उसकी बजाय उन्होंने एक बड़े एरिया को सेलेक्ट करके एक बहुत बड़ा प्लांट किया। अब जनरेशन इतनी ज़्यादा उसमें है तो उस पावर को सेल आउट किया जा रहा है, जो कि हम अपने स्टेट में तो इस्तेमाल हो ही रही हैं, और जी। साथ में हम उसको अदर स्टेट्स में भी कर रहे हैं। इसी के तहत
आपका नीमच में जो है यहाँ पर एक प्लांट अभी हुआ है, वैसा ही एक प्लांट मैंने आप पता है आपको ओमकारेश्वर में है जो कि फ्लोटिंग प्लांट बन रहा है। हाँ, एक इसमें एक थोड़ा टेक्निकली मैं चाहूँगा जो फ्लोटिंग प्लांट पे काम किया, ये एक बहुत अच्छा वर्क है जी। क्योंकि सोलर पैनल से जो हम समझते हैं टेक्निकली कि जितनी ज़्यादा धूप होगी उतनी ज़्यादा बिजली पैदा होगी, बिल्कुल। लेकिन होता ऐसा है कि ज़्यादा धूप होने से जनरेशन पे फ़र्क पड़ता है, ये उतने फिर जनरेशन इसमें कम हो जाती है। तो उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन चाहिए कि बहुत ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए कि हम उसको 45 डिग्री टेम्परेचर दे रहे हैं। तो जो फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया है इससे एक फ़ायदा ये हो रहा है कि उसको नीचे से आपको पर्टिकुलरली ठंडक मिल रही है जिससे कि जनरेशन ज़्यादा होगी। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपका वो स्पेस टोटल यूज़ नहीं हो रहा है क्योंकि आपका फ्लोटिंग हो रहा है तो तालाब के ऊपर जो है उसको आपने इस्तेमाल कर लिया है। बिल्कुल। तो ये इस तरीके से इसमें काम हो रहा है मैम। बारिश के मौसम में क्या जी। स्थिति होती है, किस बारिश- प्रकार से मेंटेनेंस किया जाता है? बारिश के मौसम में ऐसा है कि टोटल क्लाउड है, एकदम ऐसा हो गया कि डार्कनेस आ गई, तो ऐसा हार्डली पूरे साल में 10-12 दिन रहता है। जी। उस टाइम पे जनरेशन ऑफ पावर इसमें ना के बराबर होगी। बाकी अगर हल्का क्लाउड है, लाइट है, तो जनरेशन ऑफ पावर इसमें होती है। इसमें ओवरऑल जनरेशन रहता है मैम कि 1 किलोवाट का प्लांट है, मीन्स उससे आपको 4 से 5 यूनिट पर डे की जनरेशन होती है। जी। तो ओवरऑल इसमें निकाला जाते हैं, तो जब बारिश का टाइम होता है तो वो सपोज 3 यूनिट हो रही है, 3.5 यूनिट तक आ रहा है, तो गर्मी में वही 5-5.5 तक चला जाता है। तो ओवरऑल एवरेज जब निकालते हैं तो हमें 5 यूनिट पर किलोवाट से हमको इसमें प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। जी। जी जी। और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या टिप्स देना चाहेंगे जो सोलर ऊर्जा से अपना जो बिजली बचाते हैं, जी। किस प्रकार से उनको ध्यान रखना चाहिए? बेसिकली आपको सोलर एनर्जी पर ये है कि सोलार के बारे में सबसे पहले तो अवेयर हों। सोलार पे अभी तक अवेयरनेस हो रही है, गवर्नमेंट बहुत काम कर रही है, लेकिन लोगों को बहुत सारी दुविधा है कि भाई सोलर कैसे काम करता है, नहीं करता है, इसको लगाने से क्या होगा। और एक चीज़ और ये होती है कि लोग सोचते हैं कि सोलर लगा लिया मतलब अब हमारा ये हो गया, तो कोई भी चीज़ आपकी है उस वो मेंटेन होता है, जबकि सोलर जो पैनल्स हैं लो मेंटेनेंस पर काम करते हैं। तो आप सोलर को लगाइए। सोलर लगाने से आप अपने मनी, पॉकेट मनी को बचा रहे हैं, आप अपने पैसे को बचा रहे हैं, साथ में आप पर्यावरण संरक्षण पे काम कर रहे हैं, पर्यावरण को भी बचा रहे हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी, और ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि जब तक आप हैं, आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी ये एनर्जी आपको फ्री में है, गॉड की तरफ से फ्री मिल रही है। आप इसको पूरा भरपूर इस्तेमाल करें और इसका कोई बाउंडेशन नहीं है। बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद मोहम्मद अमान जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जो ईश्वर की ओर से हमें ये सूर्य की ऊर्जा प्रदान होती है और इसको हम वर्षों तक, जनरेशन तक यूज़ कर सकते हैं, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, उम्मीद करेंगे कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम काफ़ी पसंद आया होगा। आज हमने बात करी गुड फ्राइडे पर, आपको विशेष कार्यक्रम दिखाया, साथ ही साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस पर चर्चा की डॉक्टर वर्षा राय मैम से, और आपको मिलाया विशेष विषय विशेषज्ञ से भी, और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी सौर ऊर्जा संरक्षण के बारे में। इसी के साथ मैं आपसे लूँगी इजाज़त। नमस्कार।